सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान पीटीआई में। और हुकूमत में जो मुज़ाकरात के दो दौर हो चुके हैं जिस पे मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका हिस्सा भी हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े सीख पा किस्म के बयानात दे रहे हैं और तुंदो तेज़ नश्तर बसाते दिखाई देते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जन्म लेती है कि क्या पार्टी में भी दो तरह की राय है और दो तरह की आ रहा है कि कुछ लोग मुज़ाकरात के हामी और कुछ लोग नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। इसके साथ साथ पीटीआई से भी जो मुतालिबात के हवाले से हम देख रहे हैं कि इसका किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा है कि तहरीरी शक्ल में मुतालिबात पेश किए जाएं। और पीटीआई की जो डिमांड्स हैं, अब उन डिमांड्स में एक नया इंकशाफ किया जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि तहरीक इंसाफ जो एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिहाई मांग रही है, तो ये सीधा सीधा एनआरओ मांगने के मुतरादिफ है। अच्छा, अब ये तीसरा जो दौर है ये चंद घंटों की दूरी पर है, क्या ये दौर होने जा रहा है, अब इसमें क्या होगा, क्या बात बनती दिखाई देगी या फिर नहीं, ये और बहुत से मामलात पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शहला रज़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अज़हर सदीक साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ज्वाइन करने के लिए। आपके हमारे सबके फेवरेट एहतशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। शहला साहिबा, मैं आपसे ज़रा शुरू करना चाहूँगी क्योंकि कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो क्या देख रही हैं फिर मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर कल होने जा रहा है, पहले दो दौर के हवाले से आपकी एक न्यूट्रल राय क्या है कि क्या आपको लगता है कि कामयाब दौर थे? उसके बाद फिर पार्टी की जानिब से नून लीग की भी बात की जाए, पीटीआई की भी, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बयानात भी सामने आ रहे हैं दोनों तरफ से कि जैसे मुज़ाकरात में संजीदगी का जो अंसर है वो मिसिंग है। देखिए, मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ और ये यकीन मेरी पार्टी की वजह से है, उसके नज़रियात की वजह से, कि डायलॉग अगर पहला मरहला डायलॉग का कामयाब नहीं होता है तो इससे जो है डेडलॉक ना किया जाए, फिर बैठा जाए। आपने 26वीं आईनी तरमीम में देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल ने वेरी सेकेंड डे जाके फिर मौलाना से मुलाकात की और वो वहाँ तक पहुँचे कि हुकूमत को भी जो है वो मानना पड़ा दोनों पार्टीज़ ने मिल के जो अमेंडमेंट की। तो डायलॉग से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि दुनिया में जो बड़ी से बड़ी जंग है वो फाइनली डायलॉग पर ही जाती है, और जब वो शुरू भी होती है जब भी कहीं डायलॉग चल ही रहा होता है। तो मैं मायूस नहीं होती। मैं समझती हूँ कि ये डायलॉग से अगर नहीं निकलेगी तो हम एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कोशिश की, और क्योंकि पहले जब बात होती थी डायलॉग की, जब हम ऑपोजिशन थे, तो ये लोग कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं, और हालांकि इनको कहा जाता था कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आइए कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तो ये उसको पता नहीं क्या क्या कहते थे। आज भी वही सूरत हाल थी, लेकिन अब वक्त आया कि खुद बानी पीटीआई ने कमेटी बनाई, फिर दूसरी कमेटी बनाई, और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। फिर जब उनको पता चला कि रिटर्न मांगे जा रहे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, रिटर्न भी कराओ। फिर कहा कि भाई आपसे मुलाकात नहीं करा रहे, तो उन्होंने कहा मुलाकात भी नहीं हो रही है तो आप एक दफ़ा बैठ जाएं। तो अब मुलाकात भी हो रही है और पॉइंट्स बड़े वाज़े सामने आ गए हैं, और रिटर्न में आएंगे तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर ये होगा कि यू टर्न ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिटर्न भी है। अब जो दूसरा सवाल था आपका वो ये है कि देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ जब आपस में बैठें तो वो ये फार्मूला कैरेट एंड स्टिक का फार्मूला लेके चलें कि एक तरफ हम एक डेडलाइन दे दें, दूसरी तरफ हम बिल्कुल अच्छे खासे 26 नवंबर के बाद एक सेशन गुजार चुके हैं, उसमें किसी को कुछ याद नहीं आया, लेकिन अब इस सेशन में जो है आते ही जो है वो मामलात आप गड़बड़ करने की कोशिश करें, जबकि पार्लिमानी एडवाइज़री कमेटी जो है उसमें कुछ और तय हुआ है, लेकिन उमर अयूब साहब आके अलग फ़िज़ा बदल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर फ़िज़ा ख़राब हो गई तो फिर और फ़िज़ा ख़राब होती। आपको नहीं कह रही मैं हम इसको एनवायरनमेंट कह लेते हैं। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर ख़राब होना शुरू हो गया तो फिर होता चला जाएगा। अच्छा, बाय द वे ये सही मैं ये चाहती हाँ हूँ कि जब तक ये डायलॉग हो रहे हैं, आपस की बातें डर गई थी कि मैं ये चाहती हूँ, मतलब मेरी ये ख्वाहिश है कि जब तक डायलॉग हो रहे हैं ठीक है जी, उस वक्त तक
खामोश होकर ज़रा चलना चाहिए। अजहर साहब, मैं आपकी तरफ आना थे तो शैला साहिबा ने जो गुफ्तगू की उस पर अगर आपको कमेंट करना चाहें तो उस पर प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी बात सर, फिर 31 जनवरी तक की जो डेडलाइन दी है बानी चेयरमैन PTI ने, उसमें भी कोई लचक दिखाएंगे आप, वो आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि 17 को भी अलकादिर का जो डिसीजन है वो भी आना है, तो उसके भी कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली असरात हो सकते हैं मुज़ाकरात पे? बहुत शुक्रिया। देखिए, आज हम कोई उस दौर में नहीं रह रहे जो जमहूरी दौर था। इसमें कोई शक नहीं है, मुज़ाकरात का बादशाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। वैसे अदर में जमहूरी दौर था क्या? हम तो जब से होश संभाला आप सब लोग यही कहते हैं कि ये जमहूरियत नहीं है, ये पता नहीं क्या चल रहा है, जमहूरी दौर ही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ कोई जमहूरियत नाम की बला कोई बलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर जो बैठकर बता रही है कि जमहूरियत कहाँ है? जमहूरियत तो उनसे पूछे ना, सीखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सीखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सीखें, और अब इमरान खान से सीखें। बाकी तो जमहूरी ताकतें अगर होती तो ये हो रहा होता। हम कौन सा कोई एहसान कर रहे हैं या एहसान मांग रहे हैं, या हमने और अच्छा, वो हमें आज़म मजीद तारड़ साहब, पता नहीं, वैसे वकील है लेकिन आजकल वकालत जरा कम करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे उसमें नैब ने वो वापस ले लिए। यानी वो कह रहे हैं ना एग्जेक्टिव ऑर्डर से। अच्छा चले, मैं बता देता हूँ, हमारे खिलाफ लॉयर मूवमेंट जब चली थी ना, तो मेरे खिलाफ 7-7 के पर्चे थे, सारे एग्जेक्टिव ऑर्डर से वापस हुए थे, क्योंकि सियासी केसेस थे। अब भी जितने केसेस हुए सारे के सारे सियासी केसेस हैं। तो ये जो साइंस हमें बताने की कोशिश की जा रही है ना, और फिर साथ हमें समझाया जा रहा है, ये डायलॉग 26वीं आईनी तरमीम, वो आईनी तरमीम थी जब उसका अपना आया ना मुसवदा, तो वो तो वजीर कानून को ही पता नहीं था, उन्होंने कहा मैंने भी नहीं देखा। और फिर जहां से वो मुसवदा आया, फिर सबने हमने देखा कि किस तरह रातों रात में कितनी डिबेट हुई। 18वीं तरमीम मिसाके जमहूरियत के बाद 9 महीने लगे थे उसके ऊपर कंसेंसस होने में, बड़ी डिटेलें हुई, बड़ी डेप्थ में चीजें गई, और तब जाके अब ये हमें बताया जाए कि मुज़ाकरात के जरिए बड़ा तीर मार लिया। हम क्या चाह रहे हैं कि हम पे इल्जाम है 9 मई का, हम पे इल्जाम है अपना 26 नवंबर का, तो हम दोनों में साफ है। वीडियो जो कोई भी है वो सारी आज तक ना एविडेंस में किसी तरह पेश कर सके, ना दहशतगर्दी की कोर्टों में, और मिलिट्री ट्रायल का तो अल्लाह ही हाफिज है, वो आपने देख लिया कि वहाँ एविडेंस का तो जब सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है तब वो एविडेंस अभी तक दे ही नहीं सके। अभी तक कोई भी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का एक ऑर्डर भी सामने नहीं आया, ना एविडेंस सामने आई। तो अब इसका तरीकाकार क्या है? जुडिशल कमीशन बनते हैं, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है, और इसके और पंजाब का अगर देखा जाए इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल है, और उसमें इतने बड़े मॉल्टन सानिया का देख रहे ना, मॉल्टन सानिया तहरीक मिनाजुल कुरान के हवाले से वो इसलिए हुकूमत ने बनाया था, और बाकायदा उसकी इंक्वायरी हुई, और किसने कहा है कि उसका ताल्लुक अदालती मामला से? बिल्कुल। अजहर भाई, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो 31 जनवरी की डेडलाइन है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, अभी तक तो हुकूमत सीरियस ही नहीं है। जब तक उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से इजाजत नहीं मिली, इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई। हमने देख लिया ना है क्या, हालत क्या है। अभी वो आपको पता है अपना प्रोडक्शन ऑर्डर दिए एजाज चौधरी साहब के, अपना चेयरमैन की हालत ये है, मैंने तो इस्तीफा मांगता होता हूँ हर चैनल पे बैठकर उनके, कि वो एग्जीक्यूट ना कर सके, नहीं पेश किया एजाज चौधरी को। यानी यहाँ से अंदाजा लगाए ना, तो अभी तक तो फिलहाल गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी तहरीरी मुतालबात भाई मीटिंग बैठकर बुलाओ, मीटिंगें बुलाओ, मुलाकात करवाने के लिए। इमरान खान ने कितना वक्त जाया किया, चले हमने वो भी मुलाकात के बगैर तहरीरी इजाजत ले ली, और तहरीरी तौर पर आ गया। अब तहरीरी में मीर में और मिसाके जमहूरियत के वक्त मैं ढूंढ रहा था डॉक्यूमेंट सारे, जब मिसाके जमहूरियत की मीटिंग्स हुई, मीटिंग होने के बाद फाइनल जो कंसेंसस बना वो एक डॉक्यूमेंट बना, उस डॉक्यूमेंट पे सबने दस्तखत कर दिए। यानी अभी ये तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा है ना कि पंजाबी कहते ने आटा गूंदे हिलदी क्यों नहीं। यानी ये सिर्फ कि अपने शादी में चले जाए, कोई एक नाराज हो जाता है, कभी दूसरा नाराज हो जाता है। तो सियासी जमातों को सियासी बलूगत दिखानी चाहिए। और क्या है, क्या जुडिशल एक इंक्वायरी करनी है, उनमें इतराज क्या होना चाहिए? हम कौन सा कह रहे हैं कि हमारी फेवर में आप कर दे। भाई ये कमीशन बनेगा, कमीशन बैठ गया, TOR बनेंगे, वो चीजें देखेंगे, और इनमें किसी को इतराज भी नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। जो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठा दिए कि 9 मई को रोका क्यों नहीं, हुकूमतें इनकी थी, इन्होंने पंजाब में इनकी हुकूमतें, वफाक में इनकी हुकूमतें, इन्होंने रोका क्यों नहीं? वो इनके पास है नहीं। अब सवाल पूछ लिया गोली क्यों चलाई 26 नवंबर की, उसका भी जवाब नहीं है इनके पास। लेकिन समझना ये है कि सियासी जमातों ने अभी भी होश के नाखून न ले। मैं तो अपना फिजा, मैं तो 5 मार्च 2023 से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। तमाम सियासी जमातें आपके लीडर ने आर्मी चीफ को कौम का बाप भी कहा था ना, कि जो आर्मी चीफ है वो कौम का बाप होता है।
देखिए ना, वो अपना ये जो सियासी जमातों का आपस में गुफ्तो शीद होनी है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी जमातों ने अपना बताना है, अपनी स्पेस लेनी है और देखना है, सियासी फैसले करने हैं। अभी तक तो इस जमात अभी तक आप कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद जरूरी होता है। अभी तक तो आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का जो वजन आप बता रहे थे, चले तो शाम साहब से समझते हैं आपकी इजाजत से। चले मुलाकात ही नहीं हुई। चले ठीक है, फिर अब आप साथ ही कह रहे सियासी जमातों को नहीं। चले ठीक है, चले मैं आपका पॉइंट आ गया। तो शाम साहब इस पूरी गुफ्तगू को कैसे कंक्लूड करेंगे? देखिए बात यह है कि शैला ने जिस तरह जवाब दिया, मुझसे मेरा ख्याल है आपने फोकस किया था बातचीत के ऊपर, डायलॉग के ऊपर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। आखिर मैंने कहा कि जी फिर बेहतर है कि राइटिंग चीज़ आ जाए तो यू टर्न लेना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, अदर साहब बहुत सारी बातें कर रहे हैं। देखें क्रिटिसिज्म हो सकता है किसी पे भी, एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, ब्लेम गेम, वो तो आप हर वक्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज जिस क्रिटिकल मोमेंट में हम बैठे हुए हैं, जो बात हो रही थी सियासी इस्तेकाम के लिए बातचीत होनी चाहिए, हुकूमत बैठी, सारी जमातें कहती जी बातचीत होनी चाहिए। सवाल ये कि अब क्या होना चाहिए? देखिए दूसरा राउंड जब शुरू हुआ था तो बानी पीटीआई का ट्वीट आया जिससे मामला ख़राब हो गया। अब होना ही चाहिए था भाई, इख्तलाफात आपकी पार्टी के भी अंदर भी बॉस है, पीटीआई में भी बॉस है। आज जिस तरीके से गंडापुर बात करते हैं, बुशरा बीबी कुछ हवालों से बात करती है और इरफानुल्लाह मरवत भी शामिल हो गए हैं, वो कहते हैं भी ऐसे नहीं चलेगा जो आपका प्रोग्राम का स्लोगन है। वो यही कहते हैं कि जी नहीं, कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब देखने 2012 से हम जो मादाराई लेके चल पड़े हैं, हमें उसका नुकसान ही हुआ है। कोई बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी, नया दरवाज़ा खुलना चाहिए। अब सवाल ये कि जी क्या दिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है। तो सवाल बड़ा अहम ही है। जो हमारी इत्तलात हैं वो यही है कि हुकूमत इतना ज़्यादा इस बात पे वो नहीं, वो ट्रिब्यूनल भी बन सकता है, कमीशन भी बन सकता है। 2013 का इलेक्शन जब हुआ था, पीटीआई गई थी कि जी रिगिंग हुई है, फिर क्या हुआ था, ट्रिब्यूनल अपना कमीशन बना, उन्होंने कहा जी कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं हुई, जब ये कह रहे 10 हल्के खोल दें। तो सवाल यह है कि चले अगर आप कोई गिव एंड टेक करते हैं तो उस पर भी कमीशन की भी बात हो सकती, लेकिन सवाल यह है कि उसके बदले में आप क्या देंगे। आपकी पार्टी के लोग बड़ा वाज़े तौर पे अजहर साहब से आप पूछ सकती हैं कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी, और इसमें आपने देखे गौर खान भी हैं और लोग भी हैं कि जी कम से कम ये सोशल मीडिया, आपने देखा सोशल मीडिया जब बात की थी बानी पीटीआई ने ईस्ट पाकिस्तान की, और उस हवाले से जब उन्होंने कंट्राडिक्ट किया था गौर खान ने अपने लीडर को, उसके बाद उनका जवाब आ गया था नहीं, जो जिब्रान लास कह रहा है वही सही है, जो सोशल मीडिया इनको डील करता है। तो सवाल है कि इस मामले में आज जिस तरह बात हो रही है तो मौका देना चाहिए कि आप बातचीत करें और आप गिव एंड टेक, वो कहते हैं कुछ प्रो को कर लें कि भी क्या है, इसके बदले में क्या होगा। आमतौर पे इस्लामाबाद में ये हो रहा है कि अगर पीटीआई थोड़ा सा जिसको कहते हैं कंसीड करे और ये अपनी रोकते हैं लोगों को, बयानबाजी से रोक दे, चलें बयानबाजी लीडर तो करते ही करते हैं, ये ट्रोलिंग और गाली गलोच और जो आप देखते हैं मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो कुछ लिख रहे हैं, कर रहे हैं, जो कुछ बन रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, चीफ़ के ख़िलाफ़, हर किसी, भाई आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। असल बात यह है जो आपने सवाल पूछा था, देखें ये जिस हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इससे अब बेहतर ही है कि बातचीत का दरवाज़ा खोले। ठीक है, बहुत अच्छा किया पीटीआई ने, हुकूमत को जिसको कहते हैं इस ऐसी जगह ला खड़ा किया कि भाई ठीक है, अब मुलाकात भी करवा दी गई, उसके बाद टीओआर की बात भी हो रही है, आपने लिख के भी वो दे दी है डिमांड। अब देखना है कि आगे क्या होगा। अब तीसरी और फिर आखिरी बात यह है कि अगर आप डेडलाइन देंगे ना, बातचीत में डेडलाइन कहीं भी नहीं होती। अब आप देख लें 10 साल जो जंग हुई 54 से 66 तक अपना वियतनाम की, वहाँ पे आप देख लें ओस्लो में मुज़ाकरात होते रहे थे। तो मुज़ाकरात होने चाहिए किसी मसले पे पहुँचने के लिए। असल बात है कि आप क्या देने के लिए तैयार है हुकूमत को, या आप सिर्फ चाहते हैं कि मुझे निकाला जाए और सीधा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ, पीएमएन के साथ हुआ, आपके ज़माने में केसेस हुए, सारे गलत साबित हुए, सारे लोग बाहर आए, एक प्रोसेस हुआ, यहाँ पे भी एक प्रोसेस होना चाहिए, उसके तहत आ जाए। बाकी है कि निज़ाम ठीक करना है तो आप 3.5 साल में कर लेते ठीक, तो ये सूरत हाल ही ना होती। तो मेरा ख्याल है बातचीत को आगे चलाने के लिए ज़रूरी है कि साइलेंस का अपनी गंद होनी चाहिए। सोशल मीडिया को रोकना बड़ा ज़रूरी है इनका। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शैला साहिबा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे जहन में आया कि जब भुट्टो साहब को फांसी लगी थी 1979 में, 77 में जो गिरफ्तार हुए थे, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मेरे ख्याल से अर्ली 20s में उनकी एज थी उस टाइम पे। फिर उन्होंने स्ट्रगल की और बाप की फांसी के बाद
9 साल के बाद 88 में वो वज़ीर आज़म बनती है। और किसी भी मुसलमान इस्लामी मुल्क की पूरी दुनिया में हमने हमारा एक रिकॉर्ड है कि पहली खातून वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वज़ीर आज़म। अच्छा, वालिद की जब फांसी हुई, उनकी शहादत के 9 साल बाद बनते हैं 79 से 88। कितनी लंबी स्ट्रगल, और ज़ाहिर बात 79 से पहले स्ट्रगल शुरू हो गई थी, वो गिरफ्तार हुए थे 4 साढ़े 4 साल की जेल भी ठीक है, उसमें वो स्ट्रगल शुरू हुई। तो आप देख लें कि 10 साल 11 साल का अरसा बनता है, और उसके बाद फिर वो वज़ीर आज़म बनी, उस कुर्सी तक गई। बेटी सामने आई, उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया। नवाज शरीफ साहब, जारी बात है अभी तो आप लोग हुकूमत में उस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ हैं। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा किरदार अदा किया, मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला, वालिद को संभाला। अब पीटीआई में अलीमा खान साहिबा जो कि हमशीर हैं इमरान खान साहब की, और उसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा, इन्होंने कोई लीड नहीं किया वो किरदार, क्योंकि हमने देखा है कि ख़वातीन ही फिर आगे आई और पार्टी की ख़वातीन ही सहारा बनी, क्योंकि जो इमरान खान साहब उनके बच्चे तो यहाँ है नहीं, तो अलीमा खान ये रोल अदा कर सकती थी जो बेनज़ीर साहिबा ने किया पीपल्स पार्टी में, या मरियम साहिबा ने किया नून लीग में। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनका कैलिबर वो नहीं था, ये नहीं कर सके, और इनकी पार्टी जो भी तीतर बीतर है उसकी वजह ये भी है कि कोई अपना आगे नहीं आ सका और बाकी सब आपस में लड़ रहे हैं? शाला तो जवाब देंगी। एक चीज़ मेरा ख्याल मैं ऐड कर दूं, जब आप बीवी की शहादत की बात करती हैं, उनकी सेक्रीफाइसेस की बात करती हैं, तो एक चीज़ जो मेरी नज़र में सबसे बड़ी उनकी सेक्रीफाइस थी ना, वो ये थी कि 8 महीने या 9 महीने सक्खर जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वहाँ पे जब रखा गया था, तो उनकी कान में बड़ी शदीद तकलीफ़ हो गई। फिर ज़ियाउल-हक को बताया जाके डॉक्टर ने कि भाई इससे तो इनकी डेथ भी हो सकती है, ये क्या आप कर रहे हैं, तो उसने उस पर कहा जाता है कि फिर वहाँ से उनको निकाला गया। तो वो आपने एक बात की तो मैं एक बात और बता दूँ, वहाँ पे पार्टी के काफ़ी लोग थे, उन्होंने कहा कि सक्खर की गर्मी बीबी के आबले पड़ गए थे इतने बड़े बड़े। तो उसमें एक जो गंदी बात थी वो ये भी थी कि बाथरूम बिल्कुल दरवाजे के सामने था और उस पर दरवाज़ा नहीं, तो सिपाही सामने खड़ा रहता था। तो बीबी साहिबा ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बहनें और माँ नहीं है, एक चादर ही ला दो मैं जो इसके दरवाजे पे टांग दूँ। तो वो रोया और उसने ला के दी। सेकंड ये कि हमारे एक साहब थे वहाँ पे, उन्होंने जो है नाम मैं भूल गई, उन्होंने 2 बर्फ़ की सिलें भिजवाई कि ये आपके कमरे में रख देंगे तो इससे थोड़ा ठंडक रहेगी, आपको पानी भी मिलेगा। तो उन्होंने गिनती थी उनके पास, उन्होंने कहा मेरे ये सब लोग कहते हैं इनको भिजवा रहे हो तो मुझे भिजवाना, वरना मुझे नहीं भिजवाना। और बस वो कहती थी जब मैं घबराती थी तो मैं घड़ी खुदा बख्श की तरफ मुंह करती थी और अपने बाप से बात कर लेती। देसी मुर्गे नहीं, तो नहीं जी, 36 लाख 50 लाख का खाना, चिया सीड वगैरह ये कहीं मुमकिन न था। और मैं आपका सवाल जो था अलीमा खान साहिबा, ये बुशरा बीबी ने पोजीशन क्यों नहीं संभाली? जब बीबी साहिबा ने ये कहा, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो हयात थे उस वक्त, कि मैं सियासत करना चाहती हूँ, तो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उनकी सालगिरह पे उनको ख़त भेजा और कहा कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है, लेकिन सियासत की जन्नत अवाम के कदमों तले है। तो उन्होंने अवाम से रब्ता किया, अवाम में गई, अवाम के सामने बात रखी और बाकायदा उस मिशन को लेकर आगे चली एक प्लान तरीक़े से। और यही मैंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को देखा कि वो बाकायदा एक जो है जिसको हम कहते हैं ग्रेजुअली आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसी तरह मैंने आसिफ़ा को देखा, बीबी आसिफ़ा को बख्तावर साहिबा का इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं करती हैं सियासत। तो ये एक पूरी एक ट्रेनिंग है यहाँ पे, ये इसको मौरूसी सियासत कहते हैं। मैं ये समझती हूँ कि मौरूसी भी वही चीज़ चलती है जिसकी कोई आइडियोलॉजी हो। अगर मेरे नज़रियात को मेरे बच्चे नहीं फॉलो कर रहे, मेरा ख़ानदान नहीं फॉलो कर रहा, तो मेरी बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा अगर। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये एक सियासी जद्दोजहद है जो एक नज़रिए के साथ आगे बढ़ रही है। एक गिरेगा तो उसके बदले 4। आपने कहा अवाम में निकलना पड़ता, तो अवाम में तो बुशरा बीबी भी निकली थी। देखिए, मैं उनको नाम नहीं रख रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये क्योंकि पहले ये कहते थे कि हम ख़ानदानी सियासत पे यकीन नहीं रखते, लेकिन अब इनको समझ आ गया कि नज़रिए को जब लेके चला जाता है, मुश्किल वक्त आते हैं तो सबसे ट्रस्टेड जो शख्स होता है वो आपकी फैमिली का होता है। और ये मेरा सवाल है, आपको वो तो कर इनमें रहा होता फैमिली है। ने फिर क्यों नहीं उसका लीड अब किया? ये लीमा साहिबा ने किरदार अदा नहीं किया, बुशरा साहिबा ने नहीं। मैं वैसे किसी की पार्टी में बात नहीं करती, लेकिन यहाँ पे हमें ना इत्तफाक़ी बहुत सारे लेवल पे नज़र आ रही है। उसकी वजह यही है, और मैं ये कहूँगी बार बार कि देखिए, जब
पीपल्स पार्टी बनी है तो पहली पार्टी थी जो बाकायदा रिटन डॉक्यूमेंट के साथ आई थी और पहली पार्टी थी जिसने बुनियाद डाली विमेन विंग की। उससे पहले कोई तस्वुर नहीं था। बेगम नुसरत भुट्टो जो हैं विमेन विंग की पहली खातून सदर बनी और उसके बाद हम देखते हैं कि 5-6 दहाइयों में पाकिस्तान बहुत आगे आया क्योंकि उसी के बाद रिज़र्व सीट का भी तस्वुर आया, जर्नल सीट पे भी ख़वातीन को टिकट देने के लिए आया, आइन में भी जो है वो इक्वल राइट्स दिए गए। फिर भुट्टो साहब ने कहा मैं पहले मरहले पे 5% कोटा कर रहा हूँ ख़वातीन का, बट इन द एंड मैं चाहता हूँ कि 20% तक जाए क्योंकि पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड में वेमेन का जो है वो तो यहाँ पे तो इसका ताना दिया गया कि औरत वज़ीर आज़म जो बच्चे पैदा करती है, ये जुमले कहे गए जब बीबी साहिबा प्रेग्नेंट थी। तो मेरा जो कहने का मकसद है वो ये भी है कि बेगम नुसरत भुट्टो जो हैं वो पहली खातून है जो भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई तो वो अरेस्ट हो गए थे और बेगम नुसरत भुट्टो वो हैं जिन्होंने मार्शल को चैलेंज किया था। इस्कंदर मिर्ज़ा क्योंकि बेगम नुसरत भुट्टो के रिलेटिव थे, उन्होंने भुट्टो साहब को ऑफ़र दी। उस वक्त इतने पढ़े लिखे लोग कम थे जो सियासी बसीरत भी रखते हो। उसके 3 दिन बाद मार्शल लगा और फिर उस मार्शल के बहुत सारी चीज़ों को जब ताशकंद वगैरह में भुट्टो साहब गए तो उनके इख्तलाफात पैदा हुए और उन्होंने फिर क्योंकि वो लेनिन को फॉलो करते थे और लेनिन ने ये कहा है कि अगर आपको सियासत करने की जगह ना मिले तो आप राइट के साथ भी अगर सियासत करनी पड़े तो करें। तो वो उन्होंने सारा तो बहरहाल उन्होंने मार्शल को चैलेंज किया बेगम नुसरत भुट्टो ने। अब मैं जो है ना वो ये कहना चाहती हूँ कि कौम जो होती है ना उसमें मर्द और औरत अलग नहीं होते। कौम में मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा, जवान सब शामिल है। तो के साथ इसमें एक चीज़ पे आप कमेंट करें ना, जब ये बात होती है आपने ठीक कहा बुशरा बीबी आई हैं जैसा भी ये घर से मैं तो खुश हूँ, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि बाकी पार्टी उन्होंने लीड नहीं किया ना। देखिए बाकी पार्टी जो है ना, देखिए एक बात को आप माने, जब पार्टी पे बुरा वक्त होता है, अज़हर सिद्दीक़ साहब से हमारे बहुत इख्तलाफात सही, पीटीआई से सही, पीएमएलएन से, घर वालों को जब बुरा वक्त होता है ना तो पार्टी में कभी नायबजादे बन जाते हैं, कभी पेट्रियाट बन जाती है, कभी कुछ होता है। तो आजकल इख्तलाफात अंदर काफ़ी हैं और वो होते तो वो देखते हुए ना लोग कहते हैं कि जी पार्टी की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है। इरफान मरवत हो, बाकी लोगों कहते हैं कि जी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। गंडापुर तो के बारे में कहते हैं शायद ये भी वजह है कि वो भी कंफ्यूजन के स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुझे बानी ने कहा कि आप संजानी चले जाएं, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं बुशरा बीबी सही थी। तो ये जो एक मसला आ रहा है कि कोई पार्टी में कोई किसी पे इत्माद नहीं कर पा रहा। खैर ये इनका इंटरनल मैटर है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि अज़हर साहब ने कुछ बातें कही थी, मैं आपकी इजाज़त से जवाब दे दूँ। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत को इमरान खान से सीखें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर आप लोगों ने सीखा? नहीं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इन्होंने कभी भी परवेज़ मुशर्रफ को चैलेंज नहीं किया कि उसने अपनी किताब में लिखा कि हम इन्हें 30 से 36 सीट देना चाहते थे, ये 100 मांग रहे थे। अच्छा सर, कि जो एहतशाम साहब एग्जेक्टिव ऑर्डर के हवाले से जो बात हो रही है, रिहाई ये मांग रहे हैं, ये अभी तारिक साहब ने इंकशाफ की है, तो एग्जेक्टिव ऑर्डर सीधा सीधा है ना होता है तो अदालतों से रिहाई चाहते थे ना। देखिए एग्जेक्टिव ऑर्डर ये तो कहते थे हमने एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिहाई नहीं लेनी। अब तो अब 2-3 दफ़ा स्टेटमेंट बदला ना। पहले तो उन्होंने शुरू में रखा था कि जी बानी पीटीआई की रिहाई हो, उसके बाद वो ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी सिर्फ अपना क्या कहते हैं हमारे सियासी असीरान को राह किया जाए। फिर आखिरी मीटिंग में एक और हुई जिसमें उन्होंने कहा नहीं जी इमरान खान को भी राह किया जाए। तो देखें इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान की तारीख में आपका जो 1933 का सिस्टम बना हुआ है, जुडिशल सिस्टम बना हुआ है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बना हुआ, उसमें अब यही है कि आपका एक तरीकाकार है। अदालतों के ज़रिए आप जब केसेस आपके जाते हैं वो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रोसिक्यूशन होती है, फिर वहाँ पे दलाइल देते हैं, गलत या सही, अल्टीमेटली फिर आपका मौक़िफ़ सही हो तो आप छूट के बाहर आ जाते हैं। अज़हर साहब ने हमें फ़ोन पे ज्वाइन कर लिया। अज़हर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अज़हर साहब टाइम मिल जाएगा उतना कि जितना मैंने जी हमें तो बार बार आपकी तरफ आ रही थी, आपका माइक म्यूट था, अब हमने आपको फोन पर लिया। जी प्लीज। वो साजिश, वो एक साजिश है। अच्छा चले मैं क्या नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। क्या हो गया सर भाई? क्या अच्छा चले नहीं हर चीज साजिश है। फिर आपका फोन क्यों मिलाया हमने अगर खुद ही म्यूट करवा? म्यूट आपने खुद ही किया। चले जी चले मैं 2-3 गुजारिशें दर्ज कर दूं। असल में हमारी वजह है कि हमारी जमहूरी जमातें जो ना पीपल्स पार्टी लेफ्ट की जमात, जी कॉल ऑफ फेल में तजाद हो तो उसको मुनाफिक कहते हैं। यानी
क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जिन्होंने किया, अगर आप उनके साथ बैठ जाए फिर क्या कहेंगे? आप ऐसे लोगों के साथ इस मुल्क को यहाँ तक लेकर आए, इनके खिलाफ आपको मिला के हुकूमत बनाना चाहते थे, उस वक्त आप आए नहीं। उसमें भी हम ऐसे ही रहते कि हम सपोर्ट करते। आवाजें बंद हो गई हैं, अब बोला नहीं जाता, वजह क्या है? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, आपको 26वीं आईनी तरमीम सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एक एक चीज को जानता हूँ अच्छी तरह से। 26वीं आईनी तरमीम पे हमने इंडिया के तर्ज पे आईनी बेंच कहा था सीनियर मोस्ट जजेस को बना दे, पर हम ये कमाल करते हैं। यानी आपने क्या तय कर दिया कि जजेस जो तैनात हो गए ना, वो जुडिशल कमीशन करेगा, जिसमें 8 लोग इनके बैठे होंगे और 5 लोग उधर बैठे होंगे। यानी जजेस जो हैं, जुडिशरी अपने जजेस तैनात नहीं कर सकती। आपने क्या किया? अभी तो एक प्रोविजन पे बात नहीं हो रही कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, वो ताक़यामत बैठा रहेगा। यानी उसको अब आप ना तैनात करें, यानी उसका टेन्योर भी खत्म कर दिया। मोदी का यार है जो यार गद्दार है, ये कौन कहते थे? आज हमें बता रहे हैं कि हमको ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई क्या मतलब? मुल्क के साथ चलना है तो आपके लिए गुफ्तगू अहम हो गई या मुल्क अहम है? अगर आपके लिए मुल्क अहम है तो गुफ्तगू को भूल जाएं, मुल्क के लिए चलना है आपने। और ये गुफ्तगू से मसाइल नहीं हल होते। हम जो बात कह रहे हैं, हम नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं इस मुल्क में। हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की की तरफ चले। जो वोट की बात कर रही है ना शैला बहन मेरी, कि जनाब वोट, जो वोट, क्या वोट हमारे नहीं थे? यानी हमें बताया गया 21 साल की जदोजहद, यानी अपोजिशन, यानी हमारी एस्टैब्लिशमेंट 21 साल में हम इक़्तिदार में न जा सकी, और जब लेके आई RTS बिठा दिया ताकि मेजोरिटी ना आए, और जब इक़्तिदार में आ गए 2018 में अगस्त में 126 दिन का धरना किसके कहने पे किया आपने? जनरल फैज से राब्ता हो गया। जनरल ख्वाजा आसिफ कहते हैं 8 महीने बाद ये एस्टैब्लिशमेंट से नाराजगी हो गई, कुट्टी हो गई। और नहीं खुदारा, बात सिर्फ इतनी है, हम सिविल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, हम आईने पाकिस्तान 1973 पे अमल दरामद की बात कर रहे हैं। सियासी जमातों को उनको भुट्टो का नजरिया बता रहे हैं। तो जुल्फकार अली भुट्टो का क्या नजरिया था? हजरत कायद आज़म का नजरिया क्या था? जो उन्होंने सिखाया था वो हम अलहदा बात है, हम भूल गए। हम जमहूरियत के हिस्से भूल गए हैं, डेफिनेशन भूल गए हैं। हम इस मुल्क के साथ आगे चलना है। खुदारा माजी से सबक सीखा इन्होंने, किसी सियासी जमात बता दे। तो भुट्टो साहब को वोट तोड़ने वालों में शामिल करते रहे, आज से पीपल्स पार्टी क्यों याद आ रही है आपको? देखिए मैं समझी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं को बोल रहा था, मैं चुप करके सुनता रहा हूँ। आपकी इतनी लंबी मैंने भाषण सुना है। सुने जरा बात है मेरी। अब बात इतनी है कि हमने माजी से सीख लिया है। क्या हमने सीख लिया माजी से? हम कह रहे हैं कि इसका मुस्तकबिल बेहतर करें। बाकी सियासी जमातें भी माजी से ये सीखा है कि एनआरओ लेना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से। हमने कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, ना हम एनआरओ मांगेंगे। आप जहां तक बातें बता रहे हैं, वो लीडर ने 5-4 केसों में सजाएं सुनाई, 2 में बरी हो गया, तीसरे बाकी 4 में सस्पेंशन हो गई, और 190 मिलियन पाउंड। खुदारा चल रहा है ना केस, यहाँ तो 44 साल केस ही नहीं चला। कसम खा के कहें कि 1 रुपए का फायदा लिया हो इमरान खान ने, 1 रुपया हराम है, उसके ऊपर फायदा लिया हो उसने। 190 मिलियन पाउंड क्या है? आपने तबाह कर दिया कारोबारी आदमी को। मलिक रियाज का कारोबार तबाह कर दिया आप लोगों ने। मिला क्या आप लोगों को कि उससे करके क्या मिला? क्या कौन सा करप्शन का पैसा था? मैं वकालत छोड़ दूंगा, आप साबित कर दे कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस था, कोई करप्शन का केस था। साहब आप बड़े अच्छे वकील हैं, एक सवाल का जवाब दे दें। मैं 190 मिलियन पाउंड, ये कोई तकरीबन 60 अरब रुपया बनता है। नहीं, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने बात सुनी है, सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने बात सुनी है, मासूम सा सवाल पूछ रहा हूँ, वो बदामी वाला सवाल मासूम जल्दी से पूछ लें। और सिर्फ ये है कि ये 160 मिलियन पाउंड है, 190 मिलियन पाउंड तो 60 अरब रुपया बनता है। अजहर साहब ये बताएं कि जब उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो बजाय स्टेट बैंक के अकाउंट में आने के, वो मुझे बता दें कि वो सुप्रीम कोर्ट के नेशनल बैंक के अकाउंट में क्यों गया था? अब जवाब ले लें। पहली तो बात है कि ये 190 मिलियन पाउंड नहीं है, मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा है 171 मिलियन पाउंड है। चले लास्ट मिनट जमीन की कीमत तो बढ़ती रहती है। चले अजहर साहब, शहला साहब का मुझे कमेंट चाहिए। देखिए अजहर साहब बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। शहला साहब कुछ कहना चाहते हैं? बहुत ही मैंने कहा डेस्परेट हो रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि अब तो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसका फैसला महफूज हो गया। अब अगर इनके वकील नहीं जा सके तो मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी जो बात है वो यही है कि
लीडर बचाओ तहरीक जिसमें अब बेचारे कारकुनों का भी नाम आ गया है, वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ऊपर कोई भी राज़ी नहीं है। केस अदालत से चल रहे हैं, अदालत में बहस हो रही है हर चीज़ पे। और रही बात जुडिशल कमीशन की, तो अजहर साहब लॉयर हैं, जितने भी आप जुडिशल कमीशन बना दें उसके TRO बनेंगे, TROs बनेंगे, सब बनेंगे, लेकिन फिर भी आप अदालत को थोड़ी पाबंद कर सकते हैं कि जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी रोशनी में आप फैसला दें। अदालत पाबंद नहीं है इसकी। दूसरा सवाल ये भी देख लें कि बुशरा बीबी की वो ऑडियो अभी भी मौजूद है जो मलिक रियाज की बेटी के साथ गुफ्तगू हो रही है, और वो कह रही है कि जी बुशरा जो है ना वो तो फना गोल्ड की जो फना डायमंड की कैरेट का हीरा चाहिए। तो मलिक रियाज साहब ने आगे से कहा फिर दे दो ना, क्यों नहीं दे दो, अगर मसला हल करना तो दे दो। तो देखें ये अभी आपने उनके कमेंट्स सुने मलिक रियाज साहब? मैंने सुने हैं, देखें ना, अब आज मलिक रियाज साहब उनके बड़े वो करीब हो गए हैं, एक ज़माने में उनके बड़े खिलाफ थे वो, और फिर एक स्टेज आई थी, फिर 3 बंदे ही कहते हैं कि जाया करते थे इनके पास, जिनको इजाज़त थी जाने की, बानी PTI को, मलिक रियाज भी थे। देखिए असल बात जो है ना, आखिरी बात मेरा ख्याल करने वाली है, देखिए आखिरी बात ये है कि जी 190 मिलियन पाउंड जैसे शैला कह रही, तो इसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आपको इख्तियार मिलेगा जाने का। बाकी यार इसके फॉरेन अगेंस्ट बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सीधी सी बात है कि भी आप इसके बेनिफिशरी नहीं हैं, तो आपने इस पर इतना ज़्यादा तरद्दुद की क्या जरूरत है, अगला मरहले में आप देख लिया जाएगा। लेकिन आमतौर पर कहा जा रहा है कि 450 कनाल जगह में जो पहले सबसे पहले जुल्फी बुखारी के नाम गई, उसके बाद इनके नाम आई, और बीच में से 250 कनाल जो है ना वो उनको अपना फरागोगी को दे दी गई, बनी गला अपने खरीद के दी गई ना पाकिस्तान, क्यों नहीं आती? वो नहीं आती। ठीक। और उन्होंने मुझे कल हाफिज एहसान साहब ऐसा प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि वो वहाँ इनका एक बंदा मिला, उसने कहा कि हमने तो अपील पहले से तैयार कर ली हुई है, यानी उन्हें फैसला पहले से अंदाजा है कि फैसला है क्या। तो उनके लोग समझते हैं ना क्या केस है, उन्हीं की कैबिनेट में हुआ था ना कि हम इस पे कैसे दस्तखत और फैसले को पढ़े बगैर आप अपील कैसे तैयार कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। जुबैदा जलाल भी और आजम खान और मुख्तलिफ लोग फैसले को बगैर पढ़े, चलो से फैसले को पढ़े बगैर कोई अपील तैयार कर सकते हैं। बात यही है कि आप इन्हीं अदालतों के जरिए आप 3.5 साल आपने अपने मुखालफिन को बंद किया, अंदर किया, सजाएं दी, तकलीफें कटवाई उन्हें, उसके बाद वो इन्हीं अदालतों के जरिए आए। अब आप चाहते हैं कि आपको अमरीकी अदालत एकदम मिल जाए, आपको कोई डेनमार्क की अदालत बाहर निकल, ऐसा नहीं होगा। आप वही है ना जो बैठ के कहा करते थे, अपना अमेरिका में बैठ के कहते थे कि मैं आऊँगा, इस सारे के सारों को मैं अंदर करूँगा, और मेरा बस चले तो 50 मुर्गे सियासतदान अपोजिशन के पहले दिन ही मैं जेल में डाल दूँ। तो भाई आप अपने रवैयों में भी तो गौर करें ना, आप लोगों को। चलें देखते हैं कि आगे होगा क्या। कहने कि हम जज अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, तो कौन से ममालिक में इस तरह नहीं होता, गवर्नमेंट की मर्जी के होते हैं। आपने भी तो KP की पुलिस को इंडिपेंडेंट किया था, फैसला वापस क्यों लिया? ठीक जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी जी, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाने, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।